नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेश्वर सिंह हूँ और मैं आज आपको फाइब्रोमाइल्जिया के कुछ फैक्ट्स बताऊँगा। द ग्रेटेस्ट ईविल इज़ फिज़िकल पेन। जी हाँ, ये कितना सच है। ख़ास करके मुझ जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए जो दिन-रात इनसे दो-चार होता है। फाइब्रोमाइल्जिया का पेन बाकी पेन से डिफरेंट कैसे होता है? जी हाँ, मेरे लिए आसान होता है उस पेन का इलाज करना जिसका कोई कारण होता है। जैसे जिसको आपको मान लिया कोई इंजरी हो गई, कोई टूट-फूट हो गई, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ऐसे पेशेंट्स का इलाज करना, ऐसे पेन का इलाज करना आसान है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू ऐसे पेन का इलाज करना जिसका कोई कारण नहीं होता है। और फाइब्रोमाइल्जिया का पेन ऐसा ही होता है जिसका कोई कारण नहीं होता है। पेन ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया कैन बी वेरी डिसरप्टिव एंड एग्जॉस्टिव to patients' everyday life. Yes, and cause is unknown. It looks like a invisible illness, but it is real. इस बीमारी की एक खास बात है कि इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो फिर समझिए कि आपको अगर ये सब कुछ जानना है तो पेशेंट से आपको बात करनी पड़ेगी। The more you talk to your patients, the more clear picture you get. Yes, फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम जो है एक प्रकार का पेन रेगुलेशन डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेसिंग ऑफ पेन जो है जो ब्रेन में होती है वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। पेशेंट बिकम्स हाइपर सेंसिटिव फॉर परसेप्शन ऑफ पेन। तो इसकी जो कैटेगरी है वो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन सिंड्रोम में आ जाती है। जी, तो ये जो इसकी मैकेनिज़्म है कि कैसे ये बल्कि पेशेंट एक तरीके से हाइपर सेंसिटिव हो जाता है किसी भी परसेप्शन के लिए और पेन के स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, ये जो है किन लोगों को होता है, ये औरतों में ज़्यादा कॉमन है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, मिडिल एजेड वुमेन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये। और उन पेशेंट्स को ज़्यादा होता है जिनको ल्यूपस है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको हाइपोथायराइड है। इन पेशेंट्स में फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसका वाइड स्प्रेड मसल पेन और स्टिफनेस, शोल्डर के अराउंड, हिप के अराउंड, नेक के अराउंड, बैक के अराउंड। और जो स्टिफनेस होती है वो मॉर्निंग के समय में ज़्यादा होती है। ये दोनों साइड में हो सकती है, बायलेटरल होती है, बोथ अपर लिम्स और लोअर लिम्स में हो सकती है। और हेडेक होता है, 50% पेशेंट्स में इसमें हेडेक होता है। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को बहुत थकान रहती है और कॉग्निटिव फंक्शंस भी बहुत अफेक्टेड होते हैं। कॉग्निटिव मतलब लर्निंग, अटेंशन, आपका डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू टॉक, मेमोरी, ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस का पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? अगर फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में कोई कॉग्निटिव फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फाइब्रोफॉग कहते हैं। और फाइब्रोफॉग में होता क्या है, अटेंशन डिफ़िकल्टी हो गई, डिफ़िकल्टी टू कॉन्सेंट्रेट हो गया, डिफ़िकल्टी इन डेली टास्क हो गया। ये सब फाइब्रोफॉग कहलाता है जो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में साइकेट्रिक इलनेस मिल सकती है, लाइक एंजाइटी हो सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो 30 to 50% ऑफ पेशेंट्स में ये साइकेट्रिक सिम्टम्स मिलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में एक प्रकार से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, मॉर्निंग में आपको बहुत फ्रेश नहीं लगेगी आपको सोने के बाद भी, और पहले तो स्लीप का प्रॉब्लम होता है इसमें। तो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में स्लीप का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, साउंड के लिए और टेम्परेचर के लिए। ये उनका एक खास बात है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में कोई टिश्यू में इन्फ्लेमेशन नहीं मिलता, बॉडी के किसी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो लैब्स के टेस्ट जो होते हैं जैसे ESR है, CRP है, ये सब नेगेटिव आते हैं। तो कोई लैब इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं आता है फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में, इसलिए भी और मुश्किल है फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज करना। तो फाइब्रोमाइल्जिया के लिए कहा जाता है इट्स नॉट ऑल अबाउट योर बॉडी, इट्स नॉट ऑल अबाउट योर ब्रेन,
it's everything. So you should target everything to take back your life. Yes, it is very important. फाइब्रोमाइल्जिया के लिए कहा जाता है ये क्यूरेबल नहीं है, बट इट कैन बी मैनेज्ड. इट कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशन, विद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. आप साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं, आप रिमेटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, जी हाँ, आप फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं. और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तो आप जाते ही जाते हैं, क्योंकि आपको पूरी बॉडी में जिस तरह से पेन होता है तो लगता है कि ये ऑर्थोपेडिक पेन ना हो, कोई आर्थराइटिस ना हो, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है. और तो इसलिए ये पेन बहुत कॉमन है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा कॉमन है. फाइब्रोमाइल्जिया का जो ट्रीटमेंट का पार्ट है उसमें बेसिकली एजुकेशन है. पेशेंट को बताना है कि ये जो बीमारी है इट इज़ रियल, एंड इसमें रोल ऑफ स्ट्रेस है, रोल ऑफ मूड है, रोल ऑफ रिलैक्सेशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोल ऑफ स्लीप है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई योर एंजाइटी, योर डिप्रेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप अगर जान लेंगे कि आपका क्या कारण है और ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराना आसान होगा. अगर आपको लगेगा मुझे एंजाइटी हो रही है तो आप साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं या फिजिशियन से बात कर सकते हैं. डिप्रेशन है तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं और उसका कारण ढूंढा जा सकता है, फिर वो डॉक्टर ढूंढेगा. और एक तरीके से समझिए कि इसमें जो एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है, योगा का बहुत रोल है. एक्सरसाइजेस में आपका स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, और वॉकिंग, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप टहलिए खूब. जो फिजिशियंस आपको इसमें दवाएं देंगे, वो दवाएं होती हैं एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन देते हैं, प्रीगैबलिन देते हैं, और डोलोक्सिटीन देते हैं, मिलनासिप्राम देते हैं, और गाबापेंटिन देते हैं. इन दवाइयों से शुरुआत करने से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे आराम मिलना शुरू हुआ है. अगर ये दवाएं असर नहीं करेंगी तो इनके कॉम्बिनेशन को भी देते हैं. तो कॉम्बिनेशन में आजकल यूएस FDA अप्रूव्ड है, जिसमें कि हम लोग प्रीगैबलिन और डुओलेक्सिटीन और मिलनासिप्राम देते हैं. तो इन तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन चलता है एक तरीके से. तो ये तो हो गया ड्रग ट्रीटमेंट. और मैं बताऊं आपको, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स को फ़ायदा होता है. और जो फाइब्रोमाइल्जिया के रिहैबिलिटेशन में जो आजकल चल रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं. न्यूरोमॉड्यूलेशन इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन और टेंस. ये इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सर के पीछे का पॉइंट ऑक्सीपिट हो गया और ये C2 हो गया. तो न्यूरोमॉड्यूलेशन से भी पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है. तो आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं, कहाँ से आप वो ले सकते हैं. फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को आपको कैसे लगेगा ये फाइब्रोमाइल्जिया का पेन है, कोई और नहीं है. तो क्या क्या बीमारियाँ फाइब्रोमाइल्जिया से मिलती जुलती हैं? तो उसमें जो मोस्ट कॉमन रिजेम्बलेंस होती है वो होती है पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, PMR. लेकिन ख़ास बात यह है PMR के साथ कि PMR 50 साल के बाद लगभग होता है. इंडिया में कम है, इंग्लिश पॉपुलेशन में, स्कैंडिनेवियन पॉपुलेशन में ज़्यादा है. इसमें भी जो होता है आपका मसल पेन, वाइड स्प्रेड मसल पेन, स्टिफनेस अराउंड शोल्डर, हिप, नेक, और ये भी सिमेट्रिकल होता है. मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 45 मिनट्स तक हो जाते हैं कई बार. और इसमें हेडेक बहुत कॉमन है. और आजकल इसके साथ इसमें एक हेडेक के साथ इस जो एसोसिएटेड हेडेक होता है PMR में, वो कई बार टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है और जाइंट सेल आर्थराइटिस कराती है. तो उसकी वजह से वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो कि PMR के पेशेंट्स को होता है, फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को नहीं होता. तो वो हेडेक का कारण जो है उसमें कई बार ये होता है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो वो जो है एक मुझे लगता है ख़राब चीज़ है, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए उस चीज़ से. फाइब्रोमाइल्जिया में कोई इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन अगर पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका है तो उसमें जो आपका सेडिमेंटेशन रेट है, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, C रिएक्टिव प्रोटीन है वो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको. उस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है. जॉइंट्स में आपको साइनोवाइटिस मिल सकती है, टेंडनाइटिस मिल सकती है, इन्फ्लेमेशन मिल सकता है. ये PMR के पेशेंट्स में होता है. और ये पेशेंट्स
स्टेरॉइड से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पेशेंट मीथोट्रेक्सेट से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पेशेंट लेफ्लुनोमाइड से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पीएमआर का एक कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और लैब इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव होते हैं, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया में नहीं होते हैं। इस तरीके से इसको पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में फीवर भी मिलता है, लो ग्रेड फीवर होता है उसमें, और जैसा कि मैंने बताया कि वो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करता है। फाइब्रोमाइल्जिया की रिजेम्बलेंस पीएमआर के अलावा, पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका के अलावा आर्थराइटिस से होती है। आर्थराइटिस बड़े जॉइंट की आर्थराइटिस हो सकती है, छोटे जॉइंट की आर्थराइटिस हो सकती है। और आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि फाइब्रोमाइल्जिया का जो सिम्टम्स है, फाइब्रोमाइल्जिया के जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जहाँ पे कम सिक्रीशन है आपका, वहाँ पर भी उनके सिम्टम्स फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स से बहुत मिलते जुलते हैं। हमारे जनरल पॉपुलेशन में लगभग 10 से 12% पेशेंट में हाइपोथायराइड होता है। आर्थराइटिस वाले पेशेंट में लगभग 20 से 25% पेशेंट्स में हाइपोथायराइड होता है। तो इनके भी सिम्टम्स जो हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया जैसे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को समझा। एक अबूझ सा पेन है जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। बहुत सारे पेन के कारण होते हैं, लगभग सभी पेन के कारण होते हैं, लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया के पेन का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर भी है, साइकोलॉजिकल भी है, फिज़िकल भी है। तो मुझे लगता है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में एक ठीक ठाक सी जानकारी हो गई होगी, और आप अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या मुझे फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको कॉग्निटिव फंक्शंस में या आपके कोई एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो आप साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं और फिजिशियन से भी मिल सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मुझे किससे मिलने की ज़रूरत है और मुझे क्या लग रहा है कि मेरा मतलब क्या हो सकता है मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इट कैन बी मैनेज्ड विद मेडिसिन, विद रिहैबिलिटेशन, विद सिटिंग्स। और मुझे लगता है कि आपका पॉजिटिव रहना, खूब अच्छी नींद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे लगता है कि आप और जो जानकारी चाहते हैं और किसी बीमारी के बारे में ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, तो मुझे लगता है मेरे को कमेंट करें कि आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।